So welcome to all of you to our ASL English learning class, and today is our 136th class and the second class of vocabulary. आप सबका स्वागत है। आज हमारी 136वीं कक्षा है और इंग्लिश शब्दावली की वोकेबलरी की हमारी सेकंड क्लास है। तो हमने ग्रामर पार्ट तो इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया है। अब हम वोकेबलरी और वो वोकेबलरी कर रहे हैं जैसा मैंने पहले बताया था कि ऐसे वर्ड जो कि थोड़े जटिल होते हैं और आम जैसे न्यूज़पेपर में या बुक्स में प्रिंट होते हैं, स्कूल बुक्स में नहीं होते, कम होते हैं। स्कूल बुक्स के तो आप अपना याद करोगे ही। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, आप लोग अपनी कॉपी पेन या पेंसिल लेकर बैठ जाओ, ठीक है। चलो आज सबसे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आपको बताता हूँ। एक वर्ड होता है गेम, GAME, गेम। अब आप कहोगे कि भाई ये क्या है, तो बड़ा इजी वर्ड है। इस वर्ड में कौन सी बड़ी बात है। गेम मतलब खेल, या गेम का मतलब कोई प्लान, इसका गेम करना है मतलब कोई प्लान करना है, कुछ गलत गड़बड़। क्या गेम चल रही है मतलब क्या कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसे भी इसका मीनिंग होता है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग है इसका। ये स्कॉटिश और ब्रिटिश राइटर्स लिखते हैं पुराने 250 साल पहले। एक तरह का पक्षी होता है, उसका नाम होता है गेम। तो उस पक्षी का शिकार किया जाता है और खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो भी गेम कहलाता है। तो स्पेलिंग सेम है, चाहे खेल वाला गेम हो या पक्षी वाला गेम हो। ओके, तो नया वर्ड दूसरा आज का, रीइनविगोरेट। लिखो स्पेलिंग, RE इन IN VI गोरेट GORATE, इनविगोरेट, इनविगोरेट। इसका मीनिंग होता है, जैसे मैं एक सेंटेंस बताता हूँ आपको। मान लो कि एक सेंटेंस है कि मिस्टर सो एंड सो हैज रीइनविगोरेटेड द ड्रामा कल्चर इन इंडिया। कि कोई श्रीमान है, उन्होंने रीइनविगोरेटेड कर दिया, मतलब पुनर्जीवित कर दिया ड्रामा कल्चर, जो नाट्य संस्कृति थी भारत की, उसको। तो इसका मतलब हुआ पुनर्जीवित करना। रीइनविगोरेट मतलब ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत जगह लिखा हुआ आएगा। और ये वही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों और बड़ों से, जो यूजफुल है। रीइनविगोरेट माने पुनर्जीवित करना। अब अगला वर्ड है इनकॉन्ग्विटी। इनकॉन्ग्विटी स्पेलिंग लिखो, IN CON गुइटी GUITY। इनकॉन्ग्विटी, इनकॉन्ग्विटी होता है, मैं मीनिंग बताता हूँ आपको। पहले एक सेंटेंस सोच के बताता हूँ आपको। जैसे इट्स इनकॉन्ग्युअस टू अरेंज पिकनिक्स ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड्स। तो इनकॉन्ग्युइटी मतलब कि ये इनकॉन्ग्युअस है कि आपने पिकनिक अरेंज करी एग्जाम्स के दौरान, मतलब असंगत है। इनकॉन्ग्युइटी, इनकॉन्ग्युअस एक ही वर्ड है उनके। इनकॉन्ग्युइटी आई थिंक नाउन है, इनकॉन्ग्युअस एडवर्ब है। एनीवे, आपको इनकॉन्ग्युइटी का मीनिंग पता लग गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैंने इसका सेंटेंस भी लिखा है। वर्ड है एलेक्रिटी। मैंने भी ये वर्ड जब आप लोगों के लिए लिखा तो न्यूज़पेपर से लिखा और फर्स्ट टाइम मेरी नज़र में आया। रीइनविगोरेट, इनकॉन्ग्विटी वर्ड तो अक्सर आते रहते हैं। एलेक्रिटी
स्पेलिंग देख लो इसकी, ALACRITY, ALACRITY, एलेक्ट्रिटी। ये फॉर्मल है, नाउन है। इसका मीनिंग जो है ना, जैसे एक सेंटेंस बताता हूँ, इंडिया इज एक्सिलरेटिंग एलेक्ट्रिटी फॉर फ्री ट्रेड। तो इंडिया इज एक्सिलरेटिंग एलेक्ट्रिटी, अब क्या एलेक्ट्रिटी क्या एक्सिलरेटिंग कर रहा है, एलेक्ट्रिटी फॉर फ्री ट्रेड। अभी पीछे अखबारों में न्यूज़ आई थी, फ्री ट्रेड पे चर्चा चल रही थी कि मुक्त व्यापार जिसे कहते हैं हम, कि ज़्यादा ड्यूटीज ना लगे, कर ना लगे, ज़्यादा टैक्स ना लगे, एक देश से दूसरे देश जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो। तो वहाँ पर एक सेंटेंस ये आया था, तो वहाँ पे वर्ड आया एलिक्रिटी, कि भारत जो है ना वो एक्सिलरेट कर रहा है, मतलब जोर देकर कह रहा है, इज एक्सिलरेटिंग एलिक्रिटी, एलिक्रिटी को उस पर जोर दे रहा है। अब एलिक्रिटी क्या है, तो ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिवनेस में आ जाता है, कि आप देखते हो क्रिकेट में एक बैट्समैन है बड़ा अच्छा है और वो खेलने गया, और लेकिन उसने एक जल्दबाजी दिखा दी। अभी उसको धैर्य जमाना था, पिच पे टिकना था, पिच को स्टडी करना था, बॉलर्स को स्टडी करना था। तो ऐसे भारत भी जो है, इसमें एक सेंटेंस आया एक लेख में कि वो इज एक्सिलरेटिंग एलिक्विटी फॉर फ्री ट्रेड, कि वो मुक्त व्यापार के लिए तत्परता दिखा रहा है, अति उत्साह प्रफुल्लता दिखा रहा है। तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होता है। तो इसको हम ऐसे वाई यू आर शोइंग, जैसे ये फॉर्मल वर्ड है, औपचारिक वर्ड है, मतलब थोड़ा सा लिटरेरी वर्ड है, लिखने में प्रयोग में आता है, बोलने में प्रयोग में नहीं आता। ईगरनेस जिसे हम कहते हैं ना, ईगरनेस, वो हम कहें वाई यू आर सो ईगर, तो ये वैसा ही वर्ड है। लेकिन जब ईगरनेस को हम हिंदी में अगर बोलना होगा किसी का, भाई जल्दबाजी को दिखा रहा है, भाई जहाँ जल्दबाजी दिखाई, उसने जल्दबाजी दिखाई, जल्दबाजी। लेकिन अगर इसी को हम भाषा में लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, तत्परता दिखाई, अति उत्साह दिखाया। ठीक है, तो इट इज ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस, तो इट इज शुड बी ग्रेट, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई। अब आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, आजकल बड़ा चलता है, कॉमन है कंप्यूटर्स इंटरनेट की दुनिया में, तो हैकिंग, कि किसी के दूसरे के कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू जाना और वहाँ से डाटा को लेके आना, हैक करना। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग मीनिंग जो मेरी नज़र में आया, आप लोगों को बताता हूँ, वर्ड हैक का, HACK लिख लो, HACK हैक, HACK हैक। तो ये वर्ड जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। ए जर्नलिस्ट whose work is low in quality or does not have much imagination। तो ये एक ऐसे पत्रकार को बोलते हैं, ये नाउन है। किस तरह के पत्रकार, अब पत्रकार जर्नलिस्ट तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा पत्रकार, ऐसा जर्नलिस्ट होता है, टीवी का भी हो सकता है, वो पेपर का भी हो सकता है, whose work is low in quality, तो इसका जो वर्क है उसकी क्वालिटी बहुत लो है, और डज नॉट हैव मच इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप एज एन ऑथर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, तो ये जो हमारी 136 क्लास है, इससे पहले 135 क्लास जरूर देखना, वोकैबुलरी की है। और अभी मैं 4 वर्ड बता चुका हूँ, 5वां वर्ड बता रहा हूँ, हैक। तो इसका मीनिंग सुनो, ठीक है। तो कुछ ऐसे पत्रकार होते हैं, जिनके जो पत्रकार होते हैं टीवी के या उसके न्यूज़ के, कि जो ये जाते हैं या ऊपरी तौर पे स्टडी करके आ जाते हैं, तो उनका जो वर्क होता है वो लो क्वालिटी का होता है। और इमेजिनेशन, उसमें इमेजिनेशन मतलब कल्पना नहीं होती। समटाइम्स आप एज एन ऑथर, एज एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंट, इधर पुलिस और एन स्पाई, और एज ए जर्नलिस्ट, जब आप कुछ इन्वेस्टिगेट करते हो, देन यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन ऑल्सो। सो देयर कुड बी, तो एक ऐसा मतलब निचले दर्जे का जिसे कह सकते हैं, इसका काम भी घटिया और उसकी कुछ कल्पना भी घटिया, तो वो कहलाता है हैक, जर्नलिस्ट। अब एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, मीनिंग तो इसका छोटा सा हिंदी में,
स्पेलिंग इंग्लिश की बहुत लंबी है। वर्ड है प्यूसिलैमिनिटी। प्यूसिलैमिनिटी। अब प्यूसिलैमिनिटी की स्पेलिंग लिखो पहले। PUSI, प्यूसी, PUSI, प्यूसी। लियानिमिटी, प्यूसी लिखा, लैनमिटी, प्यूसिलैनिमिटी, लै, एल, एल, दो बार एल, डबल एल, तो PUSILLANIMITY, PUSILLANIMITY। तो ये नाउन होता है। अब कैसे वर्ड के लिए होता है? बेसिकली हिंदी में जो इसका वर्ड मैंने खोजा है, मतलब अपने खोजा मतलब मैंने जो दिया है इसका वर्ड, तो इंग्लिश का मीनिंग बताता हूँ, फिर हिंदी का आपको समझ में आ जाएगा। लैक ऑफ करेज और डिटर्मिनेशन, कि या तो उसमें साहस नहीं है या कोई काम करने का निश्चय नहीं है, मतलब कोई काम करने से वो घबराता है। और मैंने जो इसको वर्ड दिया है, जो हिंदी का हमारा बड़ा वर्ड है, वो है भीरू। पता है आप लोगों ने कभी सुना है वर्ड भीरू? बताओ कि यार ये तो बड़ा भीरू है। भीरू वर्ड जो होता है वो प्रचलन में नहीं है इतना, पर जब आप लिखित रूप में देखोगे तो साहित्य की किताबों में आपको वर्ड मिल जाएगा कि ये भीरू है। अब भीरू का तो हम आम बोलचाल में अगर कोई वर्ड बोलें तो वो वर्ड बन जाता है, अब ये तो डब्बू है। तो डब्बू वर्ड तो एक वर्नैकुलर है, मतलब हो सकता है किसी क्षेत्र में बोला जाए। वर्नैकुलर वो वर्ड होता है किसी क्षेत्र के संबंध में, कि यार तो डब्बू है, मतलब भीरू है, मतलब इसमें ना तो साहस है या फिर इसमें कोई काम करने का निश्चय करने का दृढ़ निश्चय नहीं है। तो वर्ड है क्या है वर्ड? प्यूसिलिमिनिटी, प्यूसिलैनिमिटी, प्यूसिलैमिनिटी, प्यूसिलैमिनिटी। बोलो एक बार मेरे साथ, प्यूसिलैमिनिटी बोलो। प्यूसिलैमिनिटी, प्यूसिलैमिनिटी, प्यूसिलैमिनिटी। ठीक है। अब मान लो हमारी गवर्नमेंट ने कोई हमारे यहाँ पर अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं कश्मीर में, और गवर्नमेंट डर गई। गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया अभी तो हम कोरोना से उठे हैं, अब ज़्यादा इसमें उठाएंगे तो डब्बू पना, हालांकि डरती नहीं है गवर्नमेंट फिर भी। तो सेंटेंस बना था, रीजन फॉर दिस प्यूसिलिमिनिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कि भारतीय गवर्नमेंट का ये भीरूपना। तो ये जो भीरूपना है ये उतना बुरा वर्ड नहीं है, इसको उतना नेगेटिव वर्ड नहीं है ये। चलो अगला वर्ड करते हैं। अगला वर्ड है सप्लीकेशन। वर्ड लिखो सप्लीकेशन, SUPP, SUPPLICATION, SUPPLICATION, सप्लीकेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो आज जो हमने वर्ड किए हैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर आगे सप्लीकेशन का मीनिंग दूंगा। पहले किया हमने वर्ड गेम, जिसका मतलब एक बर्ड होता है, जिसे शिकार में या खाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद हमने वर्ड किया रीइन्विग्रेट, मतलब पुनर्जीवित करना। फिर किया इनकॉन्ग्यूटी, इनकॉन्ग्यूटी माने असंगत। फिर किया एलैक्रिटी, जो कि एक फॉर्मल वर्ड है, उत्साह, अति उत्साह का। फिर किया हमने हैक, ऐसा पत्रकार जिसकी कम नॉलेज और कम कल्पना है। और फिर प्यूसिलिमिनिटी, इसका मतलब भीरू। और अब जो वर्ड है जो मैंने बताया SUPPLICATION, सप्लीकेशन। जनरली हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो हमने कोई वर्ड कि भैया वो उसके आगे प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, ठीक है, तो मतलब हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रे, पर ये एक फॉर्मल वर्ड है, नाउन है। ठीक है। तो वर्ड जो प्रेयर है, प्रेयर वर्ड नाउन है, और जो प्रे है वो उसका वर्ब है। तो सप्लीकेशन एक नाउन है
द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर समथिंग विद ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। तो किसी से कुछ मांगना बहुत ही हम्बल, विनम्र रिक्वेस्ट के, प्रार्थना के। तो ये प्रार्थना तो है, लेकिन और ज़्यादा सॉफ्टली। तो आप किसी कह रहे हो भाई साहब जरा पानी पिलाना, अब इसी को आप सॉफ्टली बोलोगे भाई साहब थोड़ा पानी देंगे, ठीक है। तो ये सप्लीकेशन है। अनुनय विनय करना, याचना करना, हिंदी में से कहेंगे अनुनय विनय करना या याचना करना। अब अगला वर्ड है, तो सबसे पहले एक वर्ड देखो, वैसल, VASSAL, VASSAL। ये एक हिस्टोरिकल वर्ड है, मतलब पहले के ज़माने में इतिहास में यूज होता था। इसका मतलब होता है जागीरदार का दास। जागीरदार मतलब वो आदमी जिसकी ज़मीनें होती हैं, जागीरदार का दास, वैसल, ठीक है। अब एक वर्ड जो नया बना है वो है वैसलडम, VASSALDOM। इसका मीनिंग होता है VASSALDOM, वैसलडम। इसका मीनिंग होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वैसल, कि वैसल मतलब जागीरदार, जमींदार का दास, और स्टेट ऑफ बीइंग वैसल कि आप उस स्थिति में हो। वैसल की मीनिंग फिर से बताइए। किसका? वैसल का। जागीरदार का दास, जमींदार का दास। भूमिहीन दास जो होता है ना, दास मतलब गुलाम, दास का मतलब होता है गुलाम, वो उसका नौकर, ना सिर्फ नौकर, वो उसका दास है, मतलब वो उसके लिए काम करेगा। उसने खरीदा हुआ है या उसने उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई और उसने अपने आप को दे दिया जमींदार को, वैसल, ठीक है, जमींदार का दास, ठीक है। अब एक सेंटेंस बताता हूँ, उसमें ये वैसलडम और सप्लीकेशन दोनों वर्ड्स आ जाएंगे जो हमने पहले किया वही। इट इज द टाइम टू शेड दिस कल्चर ऑफ सप्लीकेशन, ऑफ डेफरेंस, ऑफ वैसलडम, कि ये समय है। इट इज द टाइम, इट इज टाइम टू शेड, टू शेड माने छोड़ देना, दिस कल्चर ऑफ, ये संस्कृति, ऑफ सप्लीकेशन, सप्लीकेशन मतलब अनुनय विनय करना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना, ऑफ डेफरेंस, डेफरेंस मतलब कुछ हद से ज़्यादा, अस्वाभाविक, वो भी मीनिंग लिखना बाद में, ऑफ वैसलडम, कि वो वैसलडम मतलब जो वो स्थिति थी गुलामी की। तो ये अब समय आ गया कि हम, इट्स द टाइम टू शेड, इट इज टाइम टू शेड दिस कल्चर ऑफ सप्लीकेशन, ऑफ डेफरेंस, ऑफ वैसलडम। इट्स टाइम टू शेड, ये टाइम आ गया छोड़ने का, द कल्चर ऑफ, संस्कृति को, किस चीज़ की? सप्लीकेशन ऑफ डेफरेंस, सप्लीकेशन मतलब अनुनय विनय करना, ऑफ डेफरेंस मतलब कुछ ज़्यादा ही अस्वाभाविक रूप से, ऑफ वैसलडम। जैसे कभी वो जागीरदार के आगे, जमींदार के आगे यूं हाथ पकड़ के दास खड़ा होता, साहब जी, बाबू जी, मालिक, तुम तो हमारे ये हो वो। अभी ऐसा समय नहीं है। तो ये रेफरेंस है कि पब्लिक के लिए न्यूज़पेपर में, कि अभी पब्लिक ऐसी नहीं है कि वो नेताओं के आगे बाबू जी, साहब जी। व्हाट इज दिस? दिस इज सप्लीकेशन ऑफ वैसलडम, सप्लीकेशन ऑफ डेफरेंस, ऑफ वैसलडम। सप्लीकेशन मतलब अनुनय विनय, ऑफ डेफरेंस, ऑफ डेफरेंस मतलब ज़्यादा ही कुछ आगे बढ़कर ऐसे करना, ऑफ वैसलडम, वैसलडम मतलब कि वो जो दास बनते थे उस टाइम पे, ए बाबू जी मेरा ये कर दो जी, मेरा ये नहीं है, वो ज़माना नहीं है, वो ज़माने को छोड़ने की ज़रूरत है, ये है। तो अब अगला वर्ड लिख लो, डेफरेंस, DEFRENCE, डेफरेंस। लिखो वर्ड DEFRENCE।
DEFRENCE, डेफरेंस। डेफरेंस नाउन है जिसका मीनिंग है अस्वाभाविक नम्रता, कुछ ज्यादा ही आदर दिखाना। अस्वाभाविक मतलब एक नॉर्मल नम्रता होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ही कुछ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, भाई साहब मुझे पानी देना, अरे भाई साहब मुझे जरा पानी दे दो, ये अस्वाभाविक है। ठीक है, ये क्या है? डेफरेंस है। देख लिया। अब अगला वर्ड है यूलॉजी। यूलॉजी, EULOGY, यूलॉजी, यूलॉजी, यूलॉजी। तो इसके दो मीनिंग है। आपने देखा होगा कि कहीं पर आप गए स्टेज पे और एक आदमी खड़ा होकर दूसरे आदमी की प्रशंसा कर रहा है, तो इस तरह के प्रशंसा करने वाली जो उसकी स्पीच वो दे रहा है, भाषण दे रहा है, दैट दिस मैन इज ऑफ ग्रेट वर्च्यू, ही वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन आई हैव एवर सीन, he maintained a decorum throughout his working days, he never did supplication of deference, he never showed pusillanimity। ठीक है, तो ये यूलॉजी माने मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ और एक स्पीच दे रहा हूँ। अब दूसरा इसका मीनिंग होता है, आपने देखा होगा हमारे इंडिया में तो कम ही कल्चर है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फॉरेन की फिल्मों में आपने देखा होगा, थोड़ा मैंने गुरुद्वारा के अंदर भी ये चीज़ देखी है कि आप खड़े हो गए उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हो, दैट ही वाज अ वेरी गुड पर्सन, ही वाज लाइक अ फादर टू मी, ही ऑलवेज हेल्प मी, ऑलवेज हेल्प सोसाइटी। तो ये उसके मृत्यु पे, किसी व्यक्ति की मृत्यु पे जो आप स्पीच देते हो, तो उसको भी हम कहते हैं यूलॉजी। तो दो मीनिंग है, प्रशंसा करने वाली स्पीच और किसी की मृत्यु उपरांत देने वाली स्पीच। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब आप लोगों ने ब्रिक तो पता होगा, BRIC के ब्रिक क्या होती है? ईंट। नहीं पता तो लिख लो, BRIC के ब्रिक, BRIC के ब्रिक। लेकिन कभी आपने सोचा जहाँ पे ईंट बनती है उस भट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं किल्न। किल्न, KILN, किल्न, KILN। तो ईंट का जो भट्टा होता है, ब्रिक, एक बार मैं इसको चेक कर लूँ। हाँ, KLIN, किल्न। किल्न होता है आपका भट्टा। ठीक है, वो ईंट का भट्टा भी हो सकता है, किसी और चीज का भी। तो भट्टा तो आपको पता है ना क्या होता है? जहाँ पर आग लगाई जाती है, बर्तनों को सेका जाता है या ईंट को सेका जाता है, वो मजबूत बनाया जाता है या कोई और काम किया जाता है। अब एक वर्ड है, इसको हम कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, कल भी 5 बजे क्लास लूँगा। कल 137 क्लास करेंगे, वोकैबुलरी की 3rd क्लास। ठीक है बच्चों, बाय। बाय सर, हैव नाइस डे।